नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक वाइज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गुप्त वंश और हर्षवर्धन के काल के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल। और राजपूत काल में जितने भी इंपॉर्टेंट राजपूत काल हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, जितने भी हैं, इन सब को हम देखेंगे। इनकी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, इनके संस्थापक कौन कौन से रहे, इनकी संस्थापना कहाँ कहाँ पे हुई है, इन सब बारों में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम आप लोग को देखिए, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, ये सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं सब को आपको कराया जा रहा है। इसलिए अगर आप इतना भी याद कर पाएं, जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, अगर उतनी भी फैक्ट अगर आप याद कर पाएं, तो आपका आराम से पेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक एक वीडियो आपके लिए कीमती है, क्योंकि एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर कराया जाता है आप लोगों को। तो चलिए, पहला हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापक की बात की जाए, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नागभट्ट प्रथम का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो आप बताएंगे 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था। ठीक, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 736 ईस्वी में। किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी, और उसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? तो आप बताएंगे मान्य खेत बनाया था। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। ठीक, और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे त्रिभावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राष्ट्रकूट वंश का जन्म सैनिक छावनी में हुआ था? तो आप याद रखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम का हुआ था। ठीक, कब हुआ था? तो 800 ईस्वी में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से हमारा अगला है गुर्जर प्रतिहार का, यानी गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एलोह, और ये एलोह अभिलेख कहाँ है? तो एलोह अभिलेख कर्नाटक में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में या किस लेख में हुआ है? तो एलोह लेख में हुआ है। और ये एलोह लेख कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से एलोह अभिलेख बागलकोट कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो एलोह अभिलेख है यह कहां अवस्थित है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में अवस्थित है। और यह संस्कृत काव्य में लिखा गया है, यानी इसका लैंग्वेज कैसा है? तो इसका लैंग्वेज कैसा है? तो संस्कृत काव्य में है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि एलोह अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रवि कीर्ति द्वारा रचित कौन सा अभिलेख है? तो आप बताएंगे एलोह अभिलेख। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एलोह अभिलेख को किसने लिखा है, किस जैन कवि ने लिखा है? तो आप बताएंगे रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक, यह आप याद रखेंगे। और यह नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक, चलिए, हमारा अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। और यह बख्तियार खिलजी कौन है? कि यह बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का यानी कि मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आप इसे याद रखेंगे। ठीक, उसी तरीके से विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो पाल वंशी शासक धर्मपाल ने करवाया था। और धर्मपाल का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक है। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित
आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक, और खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खजुराहो के मंदिरों में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है, तो कंदरिया महादेव मंदिर है। और ये कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांची का स्तूप कहां अवस्थित है, तो आप बताएंगे एमपी में। और ये सभी स्थल, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर और भीमबेटका की गुफाएं, यह मध्य प्रदेश के में अवस्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है। ठीक, और खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है, यह किस काल की है, तो आप बताएंगे गुप्त काल की है। किस काल की है, तो गुप्त काल की है, आप ये बताएंगे। उसी तरीके से हमारा अगला है कि माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। तो आप क्या बताएंगे, पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां अवस्थित है, तो माउंट आबू। और ये माउंट आबू क्या है, तो अरावली पर्वत पर स्थित है ये माउंट आबू। ठीक, और माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो संगमरमर से बना है। ठीक, और यह गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, आप बताएंगे भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया है। ठीक, हमारा अगला है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया है, आप इसे याद रखिएगा। और एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं, और साथ ही यहां 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक, और एलोरा का कैलाश मंदिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एलोरा का कैलाश जो मंदिर है, यह किस प्रकार की स्थापत्य का उदाहरण है, तो आप बताएंगे शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक, और द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कैलाश मंदिर किस शैली में बना है, तो आप बताएंगे द्रविड़ शैली। देखिए कई प्रकार मंदिर बनाने की भी कई शैलियां होती है, एक होती है द्रविड़ शैली, दूसरा आता है गंधार शैली। ठीक, तो द्रविड़ शैली, गंधार शैली, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस शैली का बना हुआ है, तो आप बताएंगे द्रविड़ शैली का बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, आप इसे याद रखेंगे। अब चलिए अब गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम देख लेते हैं। तो विष्णु मंदिर कहाँ है, तो तिगवा मध्य प्रदेश में है। ठीक, उसी तरीके से शिव मंदिर कहाँ है, तो भूमरा मध्य प्रदेश में है। ठीक, उसी तरीके से पार्वती मंदिर करना है तो नचना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर, अभी मैंने बताया दशावतार मंदिर, तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इसे आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक, उसी तरीके से शिव मंदिर कहाँ है, तो खोह मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से भीतरगांव मंदिर कहाँ है, तो भीतरगांव मंदिर भी कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कानपुर के उत्तर प्रदेश, माने कानपुर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। ठीक, हमारा अगला है कि अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो आप बताएंगे गुफा संख्या 16 में है, आप याद रखेंगे। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम
चोंडगंग ने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था? कि जो सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव प्रथम चंडगोंग ने बनवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था, किसने करवाया था? तो आप बताएंगे देववर्मन प्रथम चोंडगंग ने करवाया था। चोंडगंगा आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ब्लैक पैगोड़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काला पैगोड़ा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और इसको किसने बनवाया है? तो इसको देववर्मन प्रथम चंडगंग ने बनवाया है। ठीक, और मेढोरा का सूर्य मंदिर, दो सूर्य मंदिर है, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, दूसरा है एक मोढेरा का सूर्य मंदिर। और जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो याद रखेंगे सोलंकी वंश, जो मेढोरा का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरीके से लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और इस मंदिर की शैली नागर है। अभी मैंने बताया ना कि दो प्रकार की शैलियां, द्रविड़ शैली, नागर शैली, गंधार शैली। गंधार शैली में जो मुख्यतः बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक, लेकिन द्रविड़ शैली और नागर शैली में जितने भी भगवान विष्णु, सूर्य मंदिर, ये सब जितनी भी मंदिरें हैं, यानी जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, वो या तो नागर शैली में आपको ज्यादातर मिलेंगी या द्रविड़ शैली में आपको ज्यादातर मिलेंगे। ठीक, उसी तरीके से जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर भी कहाँ है? तो लिंगराज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और इस मंदिर में नागर शैली है। ठीक, और यह मंदिर नागर शैली में बना है, यानी उड़ीसा के जो दोनों मंदिर हैं, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, यह नागर शैली में बना है। ठीक, और अंकोरवाट मंदिर, अंकोरवाट मंदिर का समूह कपुचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं सदी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर यानी वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। ठीक, हमारा अगला है कि बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक, और बोरोबुदुर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है, इसीलिए ये बोरोबुदुर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारा अगला है कि पांड्यों के राज्य काल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है, यानी जो पांड्यों के जो राज्य काल था उसमें द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पांड्यों के शासन काल में किस प्रकार की शैली में मंदिरों का निर्माण होता था? तो आप बताएंगे द्रविड़ शैली में होता था। ठीक, उसी तरीके से महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे पल्लव शासकों ने करवाया था। और पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है, आप बताएंगे। ठीक, हमारा अगला है कि संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला कब हुआ था? तो पहले का स्थान कहाँ है? तो पहला मदुरई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय संगम का आयोजन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम अलयवाई में, और इसकी भी अध्यक्षता किसने की? तो अगस्त्य ऋषि तथा तुगलक का पियर ने की थी, यानी अगस्त्य ऋषि तथा तुगलक का पियर ने की थी। और तृतीय जो संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नक्कीरर ने किया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। और महर्षि अगस्त्य को तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि तमिल साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे
अगस्त्य ऋषि को जाना जाता है। ठीक, और शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो आडिगल थे। कौन थे? इलंगो आडिगल था। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास के विवरण प्राप्त होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संगम साहित्य में किन किन राजाओं के विकास उद्भव का विवरण प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे चोल, चेर और पांड्य का प्राप्त होता है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे कुरल को माना जाता है। ठीक है, और इसे मुप्पल्ला भी कहा जाता है, यानी कुरल को क्या बोला जाता है, तो मुप्पल्ला भी कहा जाता है। और इसकी रचना प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर ने की थी। ठीक, और चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक, और राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि चोलों की राजधानी कौन थी, तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चोलों की राजधानी कौन सी, तो तंजौर थी। और इसके अतिरिक्त गंगे कोंड चोलपुरम भी चोल की राजधानी बनी थी। ठीक, उसी तरीके से संगम काल के चोलों की राजधानी कहाँ है, तो संगम काल के चोलों की राजधानी उदययूर था। कौन था? तो उदययूर थी। और परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, तो आप बताएंगे परांतक प्रथम ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसको एकदम याद कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना, राजपूत काल, ये थोड़ा सा आपको लिए टफ है, लेकिन 3 से 4 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे, 3 से 4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ को आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे तो आपको लगभग चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। ठीक, और चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन में भेजा गया था। ठीक, और शिव मंदिर, जिसको दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, हमारा अगला है कि चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, तो आप बताएंगे चालुक्यों के शासन में किया जाता था। ठीक, और शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिष्य के रूप में प्रदर्शित करती है। ये भी आप चोल शासक से संबंधित है। ठीक, और चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासन काल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि कंबन ने 12वीं सदी ईस्वी में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना किस भाषा में की गई थी, आप बताएंगे तमिल भाषा में की गई थी। और इसकी रचना किसने की थी, तो कंबन ने की थी। कब की थी, तो 12वीं सदी में किया था। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट या मान्यखेत थी। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र है। कहां पे है, तो होयसल की राजधानी कहां पे है, तो द्वार समुद्र में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचना का रचयिता माना जाता है। कौन कौन सा है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर्ष ने अपने कवि को कुछ पैसे देकर अपने नाम से ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना करने के लिए कहा था। लेकिन इतिहास में यही लिखा है कि हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचयिता
माना जाता है। तो वो तीनों नाटक कौन कौन से हैं? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद है। ठीक। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। ठीक है, ये जो जयदेव था ये दरबारी कवि था, हर्ष के दरबारी कवि थे। और जो भाई हर्ष के जब ये दरबारी कवि थे तो जाहिर सी बात है ये हर्ष की ही तारीफ करेंगे, तो हर्षवर्धन की तारीफ करेंगे। तो इन्होंने हर्षवर्धन की तारीफ में हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। ठीक है, हमारा अगला है कि प्रमुख लेखक और उसकी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्ववर्मा के लेखक कौन है, तो इनका नाम क्या है? तो इसका नाम है कांतंत्र। क्या नाम है? कांतंत्र। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला है भारवी। भारवी के लेखक कौन है? तो किराता अर्जुनियम। के नाम क्या है? तो किराता अर्जुनियम नाम है। उसी तरीके से राजशेखर की कवि कौन है? तो राजशेखर के कवि हैं, मतलब रचनाकार कौन है? तो कर्पूर मंजरी है। ठीक है, यानी ये लेखक हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। यानी सर्ववर्मा की रचना का नाम क्या है? तो कांतंत्र है। उसी तरीके से भरावी, भरावी की रचना के नाम क्या है? तो किराता अर्जुनियम है। उसी तरीके से राजशेखर की रचना का नाम क्या है? तो कर्पूर मंजरी है। और चंद्र बरदाई की रचना का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। उसी तरीके से विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है? तो देवी चंद्र गुप्तम है। फिर उसी तरह जयानक, जयानक की रचना का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज विजय है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि सारंग देव की रचना का नाम क्या है? तो हमीर रासो है। और बिल्हड़, बिल्हड़ की रचना का नाम क्या है? तो बिल्हड़ की रचना का नाम विक्रमांक देवचरित। देखिए, कल्हड़ और बिल्हड़ दो लोग आते हैं, तो कल्हड़ का जो कल्हड़ की जो रचना है उसको क्या बोलते हैं? उसको राज तरंगड़ी बोलते हैं। लेकिन जो बिल्हड़ की रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो बिल्हड़ के द्वारा रचित रचना कौन है? तो विक्रमांक देव चरित्र है। आप इसे याद रखेंगे, कई बार आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज देता है कल्हड़ और बिल्हड़। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिल्हड़ बिल्हड़ लगता है कल्हड़ का ही नाम है। नहीं, कल्हड़ अलग है। कल्हड़ की रचना का नाम राज तरंगड़ी है, जबकि बिल्हड़ की रचना का नाम विक्रमांक देव चरित्र है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक। और पाल वंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था और लेख में उसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किसने नालंदा बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था? तो आप याद रखेंगे देवपाल ने दिया था। किसे दिया था? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को दिया था। ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम है। और ये बुंदेलखंड कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर के प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की थी। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने करवाया था। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड है। ठीक। और देवपाल ने किसके अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान पे दिया था? तो आप याद रखेंगे जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पे दिया था। ठीक। और प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। और इसका शासन कब से कब तक है? इसका शासनकाल 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। और विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीवित वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है कि विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा है। ठीक। और जीवित वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीमूत वाहन ने
किस ग्रंथ की रचना की है? तो आप बताएंगे दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक। और भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजशाला मंदिर कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और यहां पर वाग देवी यानी भगवती सरस्वती, यानी वाग देवी का नाम क्या है? तो भगवती सरस्वती देवी या अधिष्ठात्री स्थापित है। ठीक। और रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से है। आपने एक साउथ इंडियन मूवी देखा होगा, मूवी का नाम ही है रुद्रमा देवी। ठीक। उन्हीं के बारे में वो मूवी है। और ये किससे संबंधित है? तो काकतीय वंश से संबंधित है। और काकतीय साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। ठीक। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा टॉपिक आपके यूपीएसएससी पेट के अकॉर्डिंग और सुपर टेट के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा सल्तनत काल। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग पढ़ते जाइए, सिलेबस हम कंप्लीट करवाते जाएंगे। आपका बस काम यह है कि जो चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है उसको घोल के पी जाना है। घोल के पी जाने का मतलब है कि बार बार उसको रिवीजन करना है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब जाएं तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे आप उस पर सही करके आ जाएं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें जो आपको पढ़ाई गई हैं, ये सभी समझ लें कि लूसेंट का एक जिस्ट निकाल के आपको पढ़ाया जा रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।